गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। कभी सोचा है कि अपनी बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा मांगना नहीं बल्कि कम मांगना हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही समुदाय की कहानी को समझने वाले हैं जिसने इसी अजीब से लगने वाले आइडिया में अपनी असली ताकत खोजी। हाँ, मुझे पता है ये सवाल सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? लेकिन जोधपुर के एक समुदाय के लिए यही सवाल उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज बन गया। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे अंतहीन चक्र से। एक ऐसा समुदाय जिसकी मांगें कभी खत्म ही नहीं होती थीं और उन मांगों को लेकर होते थे विरोध प्रदर्शन जिनका कोई नतीजा भी नहीं निकलता था। जरा सोचिए, एक ऐसा समुदाय जहां जितने नेता उतनी ही अलग अलग मांगे, हर कोई अपनी अपनी दिशा में जोर लगा रहा था, और नतीजा समाज में लगातार बंटवारा और कोशिशें जो पूरी तरह बिखरी हुई थीं। एकता की कमी के कारण उनकी आवाज कहीं गुम हो जाती थी। और उनकी मांगों की लिस्ट, अरे ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं थी। पूर्वजों की रक्षा के लिए कानून से लेकर नई गौशालाएं बनाने तक, आरक्षण बढ़ाने से लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून तक, मतलब सब कुछ था इसमें। अब इतनी लंबी और बिखरी हुई लिस्ट को कोई गंभीरता से कैसे लेता, है ना? लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। एक युवा नेता छोटू सिंह एक ऐसा विचार लेकर आए जो अब तक की सोच से बिल्कुल उल्टा था और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने इसे नाम दिया कम की रणनीति। देखिए, छोटू सिंह का तर्क बहुत ही सीधा और साफ था। उन्होंने कहा, अमीरों की अंतहीन इच्छाएं पूरी करना महंगा पड़ता है, लेकिन गरीबों की जो असल जरूरतें हैं वो नहीं। और राजनीति का खेल तो यही है कि नेता हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जो आसान और कम खर्चीला हो। तो क्यों ना अपनी मांगों को इतना सरल बना दिया जाए कि उन्हें पूरा करना ही सबसे आसान विकल्प बन जाए। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ पुरानी दुनिया थी जहां अंतहीन मांगे थीं, लगातार विरोध प्रदर्शन थे और हाथ में कुछ नहीं आता था। और दूसरी तरफ एक नया तरीका था, गिनी चुनी मांगे, एकजुट होकर वोट देना और असल में तरक्की का वादा। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, ये सोच में एक क्रांति थी। और इस पूरी रणनीति का जो दिल था ना, वो था ये एक नंबर 5। 10-20 मांगों की वो लंबी चौड़ी लिस्ट, उसे भूल जाइए। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ 5 सबसे जरूरी मांगों पर लगाएंगे, बस 5। तो आखिर वो 5 मांगे थीं क्या? पहली, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एक कानून। दूसरी, EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाना। तीसरी, एक समर्पित कल्याण बोर्ड बनाना। चौथी, कुछ खास मामलों में तुरंत न्याय दिलाना। और पांचवी, एक राष्ट्रीय अवकाश। एक बात पे गौर कीजिए, हर मांग बिल्कुल ठोस, साफ और ऐसी थी जिसे हासिल किया जा सकता था। तो ठीक है, प्लान तो तैयार था। अब वक्त था ये देखने का कि कैसे इस समुदाय की एकता ने इस प्लान को एक शानदार हकीकत में बदल दिया। और देखिए, कामयाबी का रास्ता कितना सीधा निकला। सबसे पहले चुनाव के मौसम में एक उम्मीदवार राव तेज सिंह ने सबके सामने इन 5 मांगों को मानने का वादा किया। फिर आया चुनाव का दिन और पूरे समुदाय ने एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ उसी उम्मीदवार को वोट दिया। और नतीजा, चुनाव के बाद उस नेता ने अपना किया हुआ हर एक वादा पूरा किया। इसका असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक था। सालों से चल रहा वो विरोध प्रदर्शनों का दौर खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि समुदाय के जो नौजवान थे वो अब सड़कों पर आंदोलन करने के बजाय अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान लगा पा रहे थे। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, सब कुछ इतना आसान नहीं था। बहुत जल्द ही एक नई चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई, जिसने इस समुदाय के नए नवेले अनुशासन की एक कड़ी परीक्षा ली। एक दूसरे नेता राज सिंह ने एक बहुत ही भावनात्मक सवाल उछाला। उन्होंने पूछा, अगर किसी और की थाली में ज्यादा घी दिखे तो क्या आप चुप बैठेंगे? ये सवाल सीधे-सीधे लोगों के मन में ईर्ष्या और अधीरता को भड़काने की एक कोशिश थी। राज सिंह ने क्या किया? उन्होंने पुरानी मांगों को, जैसे गौशाला और भाषा को मान्यता देने जैसी बातों को फिर से हवा देना शुरू कर दिया। वो लोगों को वापस सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे थे, मतलब वापस उसी चक्कर में धकेल रहे थे जिससे समुदाय इतनी मुश्किल से बाहर निकला था। लेकिन इस बार छोटू सिंह ने भावनाओं के बजाय तर्क से जवाब दिया। उन्होंने सबको याद दिलाया, हमने धैर्य रखने की शपथ ली थी, हमारी ये 5 मांगें पूरी हो चुकी हैं। चलिए अब अगले 5 की योजना बनाते हैं।
अगर अभी विरोध करेंगे तो हम फिर से बढ़ जाएंगे। ये दूर की सोच और अनुशासन का एक साफ संदेश था। और उस अहम मोड़ पर जानते हैं समुदाय ने क्या चुना? उन्होंने विरोध के बजाय धैर्य को चुना। उन्होंने फैसला किया कि जो नई मांगें हैं वो अगले चुनाव का मुद्दा बनेंगी, न कि किसी नए संघर्ष की वजह। इस एक फैसले ने उनकी एकता को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इस पूरी कहानी से, इस शानदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या इस कामयाबी के पीछे कुछ ऐसे सिद्धांत छिपे हैं जिन्हें ताकत हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है? चलिए समझते हैं। इस पूरी रणनीति को हम एक नाम दे सकते हैं, रणनीतिक एकता। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी सारी ताकत को, अपनी पूरी शक्ति को कुछ गिनी चुनी हासिल करने लायक मांगों पर लगा देना, ताकि आपकी आवाज को अनसुना करना नामुमकिन हो जाए। तो इस कामयाबी के 4 मूल मंत्र क्या निकले? पहला, फोकस। अपनी अनगिनत चाहतों को कुछ जरूरी जरूरतों में बदलो। दूसरा, एकता। अपनी वोटिंग पावर को एक साथ एक ताकत के रूप में इस्तेमाल करो। तीसरा, धैर्य। एक बार में एक लड़ाई जीतो और फिर अगली की तैयारी करो। और चौथा, व्यावहारिकता। अपनी मांगें ऐसी रखो जिन्हें पूरा करना नेताओं के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि सबसे आसान विकल्प बन जाए। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या अनुशासित धैर्य जोशीले विरोध से ज्यादा ताकतवर है? जोधपुर की ये कहानी इसका एक जवाब तो देती है, पर असली जवाब शायद हर स्थिति के लिए अलग होता है। सोचने वाली बात है ना? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।